Hello everyone, I'm Dr. Kiran Babe, your chemistry faculty. We are studying a coordination compound, and in this video we will discuss about isomerism in coordination compound. You have already studied isomerism in organic chemistry in your previous class, in 11th class. Now we will study details of isomerism in inorganic compounds. So इससे पहले जो हमने पढ़ा है वीडियो में, अपनी previous videos में, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इन दोनों थ्योरीज की हेल्प से हम एक कंपाउंड की, स्पेसिफिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर सकते हैं कि लो फील्ड है, हाई फील्ड है, स्ट्रक्चर कैसी होगी आपकी, कॉम्प्लेक्सिस की, स्क्वायर प्लेनर है, टेट्राहेड्रल है और ऑक्टाहेड्रल है। इन सब की हेल्प से ही हम आइसोमेरिज्म को करेक्ट वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो टर्म है आइसोमेरिज्म, ये कहाँ से आई है, ये सिंपल मीनिंग क्या है? तो आइसोमर्स आप पहले भी पढ़ चुके हैं। आइसोमर्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनका फॉर्मूला तो सेम हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, बट एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट हो। ठीक है, तो यहां मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, आइसोमर्स आर दोज कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। अब इन डिफरेंस की वजह से, अरेंजमेंट के एटम के डिफरेंस की वजह से इनकी एक या दो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाती है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोमेरिज्म, इन कंपाउंड्स को बोलेंगे हम आइसोमर्स। तो ब्रॉडली अगर हम आइसोमेरिज्म को कैटेगराइज करें तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होगा, कंपाउंड की स्ट्रक्चर डिफरेंस होगी। अब आप जब पढ़ेंगे नहीं वन बाय वन तो क्लियर हो जाएगा। और स्टीरियो मतलब स्पेशल अरेंजमेंट। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होगा, लिगेंड्स का स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, टेट्राहेड्रल फील्ड में, स्क्वायर प्लेनर में। तो वन बाय हम इन दोनों को स्टडी करते हैं। तो आप एक काम करिए ना, शॉर्ट में थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, अब हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। एज वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होंगे, जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। अब इनके बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स हैं, तो हम वन बाय वन इन टाइप्स को ही स्टडी करने जा रहे हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दिस इज ड्यू टू द डिफरेंस इन स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। अब ये हमें ये जो डेफिनेशन है बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है, तो हम वन बाय वन जब इसके टाइप्स पढ़ेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। सो फर्स्ट वन इज आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ध्यान से देखना। आयनाइजेशन मीन्स नाम में ही ऑलरेडी बता रहा है कि कुछ आयनाइज होगा। देखो समझेंगे, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा और डेफिनेशन भी बन जाएगी। तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होगा, दोज आइसोमर्स, या आयनाइजेशन आइसोमर्स भी लिख सकते हो, दोज आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट गिव different ions in solution, different ions in solution। इसका मीनिंग क्या है, देखिए आपके पास एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती थी, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसके बाहर यहाँ कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो अगर इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में प्लस चार्ज है तो आपको कोई नेगेटिव आयन चाहिएगा जो बाहर चाहिएगा। अगर ये नेगेटिवली चार्ज है तो आपको पॉजिटिवली चार्ज चाहिएगा आगे। ठीक है, तो इस टाइप से स्ट्रक्चर होती है इस कंपाउंड की, होती है जिसमें क्या होगा, आयंस होते हैं। तो मैंने आपको क्या स्टार्टिंग में बताया था कि ये मेटल है, सेंट्रल मेटल एटम और आयन, इससे क्या अटैच है, लिगेंड मॉलिक्यूल्स अटैच है। ठीक है, अब इन लिगेंड मॉलिक्यूल्स, ये एक पूरी एंटिटी है, इसके अकॉर्डिंग क्या था, मेटल है, इससे क्या बाइंड है, लिगेंड बाइंड है। इस टाइप से ये कंप्लीटली एक एंटिटी है। इसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम बाहर से आयंस रखते हैं। सपोज दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, तो हम बाहर क्या रखेंगे, नेगेटिव आयंस रखते हैं। ठीक है, तो नेगेटिवली आयंस जो होंगे, जो बाहर वाला जो कंपाउंड है या आयन जो भी है यहाँ, वो डायरेक्टली लिंक नहीं होगा, वो सिर्फ चार्ज को बैलेंस करता है।
तो यहाँ जो भी होगा वो डायरेक्ट बॉन्ड नहीं फॉर्म करेगा, वो जस्ट सोल्यूशन में ऐसे एग्जिस्ट करता है टू बैलेंस द चार्ज, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ओके, तो अब ये जो आयन है ये तो सोल्यूशन में है ना, अगर आप इस पूरे कंपाउंड को सोल्यूशन में लेके जाते हैं, सॉलिड स्टेट में था सोल्यूशन में लेके गए, तो दो आयंस क्या बने, MLX, सपोज दिस इज पॉजिटिव चार्ज और X माइनस रिलीज हो गया, तो ये आयंस बने दोनों। तो ऐसे कंपाउंड जिनका फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन सोल्यूशन में जाने के बाद वो डिफरेंट डिफरेंट आयंस दें, उन्हें हम बोलते हैं आयनाइजेशन, आइसोमेरिज्म। अब इसको थोड़ा एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए आपके पास एक एग्जांपल है CO NH3 Br SO4। ओके, CO NH3 SO4 Br, ये दो कॉम्प्लेक्सेस हैं आपके पास। ओके, ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस हैं, कोबाल्ट इसमें +3 है, Br पे -1 चार्ज, कितना चार्ज बना +2, तो बैलेंस करने के लिए सल्फेट बाहर है जिसपे चार्ज होता है -2। तो सिमिलरली कोबाल्ट +3 यहाँ है, -2 चार्ज इसने बैलेंस किया, तो कितना बचा +1 को बैलेंस करने के लिए Br माइनस बाहर है। तो आपने ये आपके पास दो कंपाउंड्स मिले। अब इनको केयरफुली देखिए, कोबाल्ट है, दोनों में अमीन कितने हैं 5, इसमें भी अमीन कितने 5, एक Br है एक Br है, एक सल्फेट है एक सल्फेट है। तो फॉर्मूला ओवरऑल केमिकल फॉर्मूला बेटा सेम है, लेकिन जैसे ही आप इन्हें सोल्यूशन में लेके जाएंगे, दिस इज द सॉलिड स्टेट स्ट्रक्चर, जैसे ही सोल्यूशन में लेगा तो आयंस में तो ब्रेक होगा, अंदर का आयन तो इंटैक्ट रहेगा, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी इंटैक्ट रहेगी। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, CO NH3 Br प्लस SO4 -2। सिमिलरली जब आप इस कंपाउंड को, सेकंड कंपाउंड को सोल्यूशन फेज में लेके जाते हैं या एक्वस फेज में लेके जाते हैं, तो कैसे आयंस ब्रेक होंगे, एक ये आयन बनेगा एक ये बनाएगा, तो CO NH3 SO4 प्लस +2 है Br माइनस, तो केटायन एनायन इस टाइप से डूब गए। अब देखो ओवरऑल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों ही कंपाउंड्स में सिमिलर है, बट जो प्रीवियस कंपाउंड है A, ये क्या कर रहा है, सल्फेट आयन दे रहा है इन सोल्यूशन, but the later one gives bromide ions in solution. So although they have same molecular formula, but due to difference in structure, they give different ions in the solution. That's why this is called ionization isomerism, because on taking these compounds in solution, we get different ions. तो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। इस तरह से एक सेकेंड एग्जाम्पल और ले लेते हैं, PT NH3 4 Cl2 Br2, PT NH3 4 Br2 Cl2। ये दोनों ही कंपाउंड्स हैं, इसमें प्लेटिनम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। बेटा प्लेटिनम +4 6 कोऑर्डिनेशन नंबर प्रेफर करता है, प्लेटिनम +2 4 कोऑर्डिनेशन प्रेफर करता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 ही है दोनों में। अब दोनों में 4 अमीन्स 2 ब्रोमाइड एंड 2 क्लोराइड। जो फर्स्ट सोल्यूशन है, फर्स्ट कंपाउंड है, ये सोल्यूशन में जाने के बाद ब्रोमाइड आयन देगा, ठीक है, लेकिन सेकंड वाला क्या देगा, क्लोराइड आयन देगा along with this coordination entity। समझ में आ गया? तो ये जो कंपाउंड्स हैं इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऑलमोस्ट क्या पूरा ही सिमिलर है, but they give different ions in solution. That's why this is called ionization isomerism. इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम सेकंड वन पे चलते हैं। So second one is solvate और hydrate isomerism। solvate और hydrate isomerism। ये क्या होता है देखिए, इसे लिख लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। कंपाउंड्स हैविंग
similar molecular formula but differ in the number of solvate or water molecule present as ligand and as free solvent molecule. देखिए, आपने एक कंपाउंड पढ़ा होगा, सपोज COH2O का होल 6+3, ये कंपाउंड है ना. तो कोबाल्ट से क्या अटैच है लिगेंड की फॉर्म में? वाटर, एक्वा. तो जो हमारे सोल्यूशन है, ठीक है, मेटल के साथ जो सोल्यूशन बनते हैं या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो बनते हैं, सोल्यूशन फेज में जब आप लेके जाते हो तो कई बार सॉल्वेंट मॉलिक्यूल भी लिगेंड की तरह काम करने लगता है. जैसे कि हमने बहुत सारे केसेस पढ़े जिसमें लिगेंड की तरह वाटर मॉलिक्यूल भी अटैच्ड है. तो ये रिएक्शन वाटर यानी कि एक्वस फेज में हो रही होंगी और इन रिएक्शंस में वाटर एक लिगेंड की तरह काम कर रहा होगा. ठीक है, तो आपको क्या करना है कि ऐसे कंपाउंड्स, आपको ये पढ़ना है सॉल्वेट आइसोमेरिज्म. इसमें क्या होगा, आपके पास दो कंपाउंड्स हैं, उनका फॉर्मूला सेम है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल लिगेंड की तरह या फ्री सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की फॉर्म में अरेंज है, उनमें डिफरेंस होगा. जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं हम लोग. सपोज वी हैव CrCl3.6H2O. CrCl3.6H2O. तो देखिए, क्रोमियम इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एज यू कैन सी, 3 क्लोराइड आयन -3. तो इस पे कितना होगा? +3, बिकॉज वाटर तो क्या होता है? न्यूट्रल होता है. तो +3 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है क्रोमियम की, सो इट विल प्रेफर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर 6 प्रेफर करेगा. तो आपके पास बहुत सारे अरेंजमेंट हो सकती हैं. देखिए क्या होगा कि एक अरेंजमेंट है, देखो Cl3 है 3, क्लोराइड कितने हैं? 3. अब 3 लिगेंड उनको और चाहिए क्रोमियम को, क्रोमियम +3 को 6 कोऑर्डिनेशन नंबर कंप्लीट करने के लिए. तो क्या लेगा? 3 वाटर मॉलिक्यूल ले सकता है. अब टोटल कितने वाटर मॉलिक्यूल थे? 6. तो 3 क्या रहेंगे बाहर? .3H2O. और क्या ले सकता है? देखो CrCl2, सपोज इसने 2 क्लोराइड आयन रखे, तो H2O कितने करने पड़ेंगे अब इसे? 4. अब चार्ज देखो, पहले चार्ज हमेशा देखते हैं बैलेंस करने के लिए. इस पे कितना चार्ज है? -3. इस पे कितना चार्ज है? +3. तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है. इस पे कितना चार्ज है? +3. इस पे कितना है? -2. तो ओवरऑल चार्ज कितना बना? +1. इसे बैलेंस करने के लिए बाहर चाहिएगा Cl. अब देखो वाटर मॉलिक्यूल कितने यूज हो चुके? 4. तो बचे कितने? 2H2O. और अरेंजमेंट देखिए पॉसिबल है, CrCl H2O का होल 5 Cl2.H2O. एंड और क्या पॉसिबल है? CrH2O का होल 6 Cl3. तो एक फॉर्मूला था CrCl3.6H2O. इससे हमने ये पॉसिबल आइसोमर्स बनाए हैं. ठीक है, ये क्या बनाए हैं? पॉसिबल आइसोमर्स बनाए हैं. अब देखिए ध्यान से, इस आइसोमर में जो फर्स्ट वन है, ये कंपाउंड जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें 3 वाटर मॉलिक्यूल किसकी फॉर्म में है? लिगेंड की फॉर्म में. और 3 वाटर मॉलिक्यूल एज सच बाहर पड़े हुए सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है जस्ट. ठीक है, सेकेंड केस में देखिए वाटर मॉलिक्यूल लिगेंड की तरह कितने काम कर रहे हैं? 4. और बाहर सॉल्वेंट की फॉर्म में कितने प्रेजेंट है? 2. नेक्स्ट वन में कितने की तरह लिगेंड की तरह काम करे? 5 वाटर मॉलिक्यूल लिगेंड की तरह काम करे और एक आपका बाहर सॉल्वेंट की फॉर्म में. इस केस में 6 लिगेंड की तरह काम कर रहे हैं और बाहर 0 सॉल्वेंट मॉलिक्यूल. तो देखो एक ही फॉर्मूला था बट आपने डिफरेंट अरेंजमेंट किए इनके, और हर बार वाटर मॉलिक्यूल कभी सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है, कभी लिगेंड की तरह. तो इन सभी कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट डिफरेंस किसकी वजह से आया है? वाटर मॉलिक्यूल या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो लिगेंड और सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है, या तो फ्री स्टेट में या लिगेंड की स्टेट में. तो इसी में डिफरेंस आया, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म. तो इसे नोट डाउन कर लीजिए और बैकग्राउंड नॉइज को इग्नोर कीजिए प्लीज.
So next one is linkage isomerism. Linkage isomerism ये क्या होती है देखिए, जब मैंने आपको सेकंड वीडियो में लिगेंड्स के बारे में बहुत डिटेल में स्टडी कराया था तो उसमें एक टाइप आया था लिगेंड का, एम्बीडेंटेट लिगेंड। तो एम्बीडेंटेट लिगेंड जिसमें प्रेजेंट होंगे वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो ये जो आइसोमेरिज्म है, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड having एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड, अब जल्दी से याद करके बताओ एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होता है, जल्दी से सोच लिया बेटा। एम्बीडेंटेट लिगेंड, ओके गुड, कुछ लोगों ने सही सोचा होगा, आई एम श्योर। एम्बीडेंटेट लिगेंड वो होते हैं जो होते तो यूनिडेंटेट है, यानी कि यूनि मतलब एक ही साइड से बाइंड करेंगे, लेकिन उनके पास एक से ज्यादा साइड होती है बाइंड करने की। तो यूनिडेंटेट लिगेंड हैविंग मोर देन वन डोनर साइड्स। डोनर साइड्स उनके पास एक से ज्यादा होगी, लेकिन वो एक टाइम पे एक ही साइड से बाइंड कर सकते हैं, दोनों साइड से साइमल्टेनियसली बाइंड नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो होता है एम्बीडेंटेट लिगेंड। So the compounds having ambidentate ligand shows this type of isomerism, that is linkage isomerism. For example, you have CO NH3 का whole 5 NO2, CO NH3 का whole 5 NO2, cobalt in this +3, this is -1, तो चार्ज आया +2, तो बाहर सपोज हमने Cl2 रख दिया चार्ज को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, ओके। तो आपने ये कंपाउंड रख दिया CO NH3 का whole 5 NO2 Cl2। अब एम्बीडेंटेट लिगेंड कौन कौन से थे याद करो एक बार, जल्दी से बताइए बेटा। NO2 माइनस है ना, नाइट्राइट। और ये कैसे आप लिख सकते हो, अगर डोनर एटम नाइट्रोजन है देन यू राइट इट एज NO2 माइनस, दैट इज नाइट्राइट। और अगर डोनर एटम ऑक्सीजन है देन दिस इज नाइट्राइटो, दिस इज नाइट्राइट। एक था CNO माइनस साइनेटो, NCO माइनस आइसोसाइनेटो, SCN माइनस NCS माइनस, दिस इज थायोसाइनेटो, एंड दिस इज आइसोथायोसाइनेटो, this one is simple cyanato, this is isocyanato, cyano CN माइनस NC माइनस आइसोसाइनो। तो इस टाइप से आपके पास क्या है, एम्बीडेंटेट लिगेंड है। अब देखिए इस कंपाउंड को आप और किस तरह से लिख सकते हैं, CO NH3 का whole 5, सपोज नाइट्रोजन इज अ डोनर एटम देन यू विल राइट इट एज NO2 माइनस, and if oxygen is acting as a donor atom then you can write it as ONO-CO2. So these two are linkage isomers because these compounds have ambidentate ligand. Okay? और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, सपोज यू हैव Cr H2O का whole 5 SCN, Cr H2O का whole 5 SCN +2। अब आप इसे और कैसे लिख सकते हैं, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये कंपाउंड किस टाइप के आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो आपने जैसे ही SCN माइनस देखा तो इट कैन शो लिंकेज आइसोमेरिज्म बिकॉज दिस इज एन एम्बीडेंटेट लिगेंड, यू कैन राइट इट एज SCr H2O का whole 5 NCS +2। क्लियर है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ये थर्ड टाइप है आपकी लिंकेज आइसोमेरिज्म। ये कब शो करते हैं कंपाउंड्स, व्हेन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैज एम्बीडेंटेट लिगेंड। एंड द लास्ट वन इज इन दिस कैटेगरी इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। थोड़ा इसे बहुत ध्यान से पढ़ना।
coordination isomerism. इसकी डेफिनेशन मैं बाद में नोट डाउन कराऊंगी, पहले मैं आपको समझा देती हूँ। देखो बच्चे, जब मैंने स्टार्टिंग में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाना स्टार्ट किया था तो आपको क्या बताया था कि एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी है जिसके अंदर एक मेटल होगा और लिगेंड अटैच्ड होते हैं। ओके, तो इस लिगेंड और मेटल की जो एंटिटी है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसमें मेटल पे कुछ चार्ज होगा +3 +2, कुछ लिगेंड्स पे चार्ज होगा। इनको जब बैलेंस कर देंगे, सपोज लिगेंड ने हमें टोटल -2 चार्ज दिया है और मेटल पे चार्ज कितना है +3, तो ओवरऑल चार्ज कितना हो गया +3 तो कितना हो गया +1। तो इसके अकॉर्डिंग +1 चार्ज को बैलेंस करने के लिए बाहर कुछ लगाना था। तो वेदर चार्ज इज प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव, आप बाहर आयंस डिसाइड करते थे। ओके, तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ केटायन एनायन रख देते थे, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ केटायन रख देते थे। इस टाइप से लिखते थे ना आप लोग। तो आपने देखा, सपोज ये है KFeCN6, K4FeCN6, और एक आपके पास कंपाउंड है CONH3 ये दो कॉम्प्लेक्सेस हैं, एक आयरन का कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है। आयरन के कॉम्प्लेक्स में एक आगे एक यूनिट रखी हुई है, यानी कि एक जो क्या कह सकते हैं इसे, कैटायन बोल सकते हैं, और ये क्या है एनायन। देखो आयरन की स्टेट में है, चार्ज निकालिए, +4 आयरन पे x, इस पे कितना -6 इक्वल्स टू 0, सो x इज इक्वल्स टू +2। आयरन पे +2, इस पे कितना -6, तो टोटल कितना चार्ज हो गया -4, इन पे कितना चार्ज है +4। तो जब भी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखते हैं, इस टाइप से फॉर्मूला लिखते हो, तो पहले हमेशा कैटायन लिखते हो, उसके बाद एनायन लिखते हो। ये तो लिखा कैटायन एनायन। इस सेकंड केस में देखो, ये इसके पास है -3 चार्ज, तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे कितना होगा चार्ज +3। तो पॉजिटिव चार्ज को बोलते हो कैटायन और नेगेटिव चार्ज को क्या बोलते हो एनायन। तो इस केस में पॉजिटिव चार्ज क्या है आपका, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज है, तो आपने पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर को रखा, देन नेगेटिव वाले को रखा। इसमें पॉजिटिव चार्ज पोटेशियम पे है जो आपका काउंटर आयन की तरह काम कर रहा है, तो आपने पहले पॉजिटिव को रखा, देन बाद में, यानी कि आप हमेशा पहले कैटायन लिखते हैं देन एनायन लिखते हैं। ओके, और इनमें से या तो कैटायन या एनायन ही एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी होगा। इसमें देखिए एनायन एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, इस केस में कैटायन एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिसमें कैटायन और एनायन दोनों ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होंगे। मैं रिपीट कर रही हूं, कैटायन एंड एनायन दोनों ही क्या होंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब तक जो आपने कॉम्प्लेक्सेस पढ़े हैं उनमें ईदर कैटायन और एनायन यही हो सकते थे, या तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैटायन होगा या एनायन होगा। दूसरा उनका मेंबर था वो बाहर कोई सिंपल स्मॉलर आयन होता था। लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्सेस ऐसे होते हैं जिसमें कैटायन एनायन दोनों ही क्या होंगे, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होंगे। उस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करती है। सो आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, व्हेन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस ऑफ ए सॉल्ट आर कॉम्प्लेक्स आयन, व्हेन बोथ, लिखूं क्या मैं या जस्ट आपको लिखवा दूं, लिख लीजिए आप लोग, व्हेन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस ऑफ ए सॉल्ट आर complex ions and the two isomers differ in the distribution of ligand। देखिए, when the positive and negative ions of a salt are कॉम्प्लेक्स आयन। देखो ये कॉम्प्लेक्स मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, सिंपल बोल सकते हो ना, कॉम्प्लेक्स से तो बना, मेटल के साथ लिगेंड है। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव कैटायन एनायन दोनों ही कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स आयन होंगे। पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस ऑफ ए सॉल्ट आर कॉम्प्लेक्स आयन। देन द डिफरेंस इन arrangement of
पानी की बॉटल गिर गई है। ओके, देन द डिफरेंस इन अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड मॉलिक्यूल या एटम इन दीज complexes leads to the formation of coordination isomers। अब देखिए, इतना पार्ट तो आपको क्लियर हुआ कि कोऑर्डिनेशन आइसोमर में वही आइसोमर्स हो सकते हैं जिसमें कैटायन एनायन दोनों ही क्या हो, एक कॉम्प्लेक्स का पार्ट हो, दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस हो। तो आपने सिंपल वाले पढ़ लिए। अब देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, CONH3 का होल 6, CONH3 का होल 6, CrNH3 का होल 6। देखिए इस टाइप के जो कंपाउंड्स होंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिनमें कैटायन एनायन दोनों ही क्या होंगे, आपके कॉम्प्लेक्स आयन होंगे, वो थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं। ट्रिकी ऐसे हो सकते हैं कि आपको उनके पास कोई परफेक्ट आइडिया नहीं होगा आपके पास कि कैसे चार्ज पुट करना है, तो आपको अपनी थोड़ी कॉमन सेंस यूज करनी है, बिकॉज कोई प्रॉपर फॉर्मूला नहीं है। तो जैसे ही मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि कोबाल्ट +2+3 जो दोनों शो करता है, क्रोमियम +2+3 दोनों शो करता है, प्लेटिनम +2+3 +4 शो करता है, तो आपको बताया था कि इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस के क्या क्या चार्ज शो कर सकते हैं। जैसे कि क्रोमियम +3 है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6, तो क्रोमियम +3 जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को प्रेफर कर सकता है। तो क्रोमियम किस में होना चाहिए, 3 में मान लीजिए। अब कोबाल्ट का भी क्या होता है, +3 चार्ज है। एक सेकेंड, मैंने थोड़ा गड़बड़ लिख दिया, CN का होल 6, ये है आपके पास कॉम्प्लेक्सेस। तो ये दोनों एक ही कॉम्प्लेक्स के पार्ट है, अलग अलग कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये एक ही कॉम्प्लेक्स है। अब इसमें पहले वाला क्या होगा, कैटायन होगा, और लेटर ऑन क्या होगा, लेटर वाला पार्ट जो है एनायन होगा। मतलब इस पे कैसे चार्ज होगा, पॉजिटिव, और इस पे कैसे चार्ज होगा, नेगेटिव। अब हमें यही देखना है कि चार्ज कितना कितना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जब होता है, जब मेटल अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, तो क्रोमियम की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी है, +3, कोबाल्ट की भी कैसी है, +3। तो देखिए +3 एक साइनों पे -1 चार्ज, तो 6 पे कितना चार्ज होगा, -6, तो यहां से चार्ज कितना हो गया, -3, तो इस पे चार्ज कितना होना चाहिए, +3, तो कोबाल्ट किसमें, +3। इस टाइप से ये सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए क्या होगा, आपके पास दो कॉम्प्लेक्सेस हैं, एक कैटायन की तरह काम कर रहे हैं, एनायन की, ओवरऑल ये एक ही कंपाउंड है, अलग अलग नहीं है। तो अगर हम इनके लिगेंड को एक्सचेंज कर दे, सपोज आपने क्या किया, CONH3 का होल 5, एक अमीन को आप इसके पास ले गए, इसका एक साइनो यहां चलाया, तो देखिए क्या होगा, CN Cr, इसके पास अब साइनो कितने बचे, 5, और एक अमीन इसके पास आ जाएगा, बिकॉज ओवरऑल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए, 6 ही होना चाहिए। तो देखो आपकी बुक में तो सिंपल लिखा हुआ है कि ये जो कंपाउंड है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, लेकिन एक काम करते हैं, हम ड्रॉ करके देख लेते हैं कौन कौन से आइसोमर बनेंगे, और मैं आपको रूल आउट करना भी सिखा दूंगी, बिकॉज जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं बेटा, अब आप लोग प्रिपरेशन कैसे करनी है, आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करिए। अभी तक क्या सिर्फ बोर्ड लेवल की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड तो होगा ही, अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो कंपटीशन कैसे क्लियर करेंगे। आजकल मेडिकल का स्टूडेंट हो चाहे नॉन मेडिकल का स्टूडेंट हो, किसी भी इंजीनियरिंग एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने से पहले एक टेस्ट क्वालिफाई करना होता है, और अगर उस टेस्ट में आप अच्छा स्कोर नहीं करेंगे तो आप कैसे किसी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में अपनी पसंद की सीट ले सकते हैं। ओके, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम का कोई मोटो ही नहीं है, कोई और मोटिव है उनका, बट स्टिल आपको कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर होने चाहिए। प्रोसीड तो आप साइंस में ही करने वाले हो ना। और जो मेडिकल स्टूडेंट हैं, जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है किसी भी सीट पर, तो भी आपको एक नीट का एग्जाम देना ही होगा। तो अगर आप इन छोटे छोटे क्वेश्चन से बचेंगे कि हमारी बुक में इतना दे रखा है, इतना ही पढ़ते हैं, तो कुछ होगा नहीं आपका, सीरियसली बता रही हूँ। मेरे वर्ड्स हार्श लग सकते हैं आपको, बट ट्रू यही है, यही रियलिटी है। तो आपको क्या करना है, बोर्ड तो बेटा करना ही है, साथ साथ थोड़ा हायर लेवल की, थोड़ा सा बढ़ा दो अपना लेवल, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब रीजन होगी तो थोड़ा और इंक्रीज हो जाएगा। इस टाइप से आपकी फाइनल तक बहुत अच्छी कंडीशन हो जाएगी। और थोड़ा मैं इस वीडियो में एक थोड़ा सा अपना पार्ट क्या करना मैं इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, एक एक्स्ट्रा। बेटा क्या है कि कुछ ये जो लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, कुछ लोग सोच रहे हैं कि बस अभी तो हमारा कोई क्लासेस चल नहीं रही हैं, वीडियोस आ रही हैं, मन करता है 10 मिनट का देख लिया,
बाकी छोड़ दी, इससे काम नहीं चलेगा बच्चे। ये वीडियोस काफी सारे बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट ले रखे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट की सीरीज ले रखी है उन्होंने, और वो जो पैकेज है वो ऑनलाइन का ही है। आप वर्चुअली अपने घर के अंदर बैठ के उन क्लासेस को अटेंड कर सकते हो, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे काफी अच्छे इंस्टीट्यूट चल रहे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस देते हैं। तो आपने अपनी मेंटेलिटी कब चेंज करोगे कि मैं तो क्लासरूम में ही पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, जैसे क्लासेस स्टार्ट होंगी, लॉकडाउन खत्म होगा, उस टाइम को क्यों वेस्ट कर रहे हैं आप लोग? तो थोड़ा सीरियस हो जाइए। ओके, तो वापस आते हैं। ये हमने स्टार्ट कर दिया, यहां तक लिख लिया। अब देखो, अब हमें देखना है कि ये एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं। चलिए, क्रोमियम पे कितना चार्ज? +3, इस पे कितना है? -5। अमीन तो 0 चार्ज देता है, तो अब ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे कितना हो गया? -+-2। तो इस पे कितना होना चाहिए? +2। देखो होगा कि नहीं? +3 यहाँ, -1 यहाँ, +2, दैट इज ये एग्जिस्ट कर रहा है। अब चलिए और चेंज करते हैं। CO, अब 2 साइनो यहाँ ले आएंगे, तो ये कहाँ कितने बचे? 4 अमीन, और साइनो कितने हो गए? 2। अब देखिए Cr, 2 साइनो चले गए हैं, साइनो कितने बचे? 4, और इसको अपना कोऑर्डिनेशन नंबर कंप्लीट करने के लिए 2 अमीन की रिक्वायरमेंट होगी जो यहाँ से चले गए हैं। अब देखना है कि ये है कि क्या ये एग्जिस्ट कर पाएंगे। तो क्रोमियम पे कितना चार्ज? +3, साइनो पे कितना? -4, ओवरऑल चार्ज कितना? -1, देन इट शुड हैव +1 चार्ज। +1 हो रहा है, +3 -2 +1, ठीक है, यानी कि ये एग्जिस्ट कर सकता है। और पॉसिबिलिटी देखिए हो सकती है कि नहीं? CO CN3, एक और यहां ले जाइए और एक यहां से यहां ले आइए, तो Cr NH3 का होल 3 CN3। इस कॉम्प्लेक्स को देखते हैं। क्रोमियम कितना? +3, साइनो कितना? -3, प्लस माइनस यानी कि 0। कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज हुआ? 0, +3 -3, कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज? 0, यानी कि न्यूट्रल हैं। जब दोनों ही न्यूट्रल होंगे तो क्या एक साथ एग्जिस्ट करेंगे कैटायन आयन की फॉर्म में? नो। इसका मतलब ये वाला जो कॉम्बिनेशन है वो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि इस तरह के कंपाउंड बनाने के लिए एक कैटायन होगा, एक एनायन। अगर ये दोनों ही न्यूट्रल होंगे तो ये एक साथ क्यों रहेंगे? अलग अलग कंपाउंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। इस केस में दोनों न्यूट्रल हो गए, तो ये रूल आउट कर सकते हो। और पॉसिबिलिटी देखो कितना है? CO NH3, ये 3 वाला तो कैंसिल हो गया, NH3 का होल ट्वाइस CN4, Cr NH3 का होल 4 CN2, and then finally CO NH3 CN5 Cr NH3 CN, और लास्ट केस में क्या हो जाएगा? CO CN6 Cr NH3 का होल 6। समझ में आ गया? इनका चार्ज देख लेना, आप कैंसिल आउट नहीं होगा। +3 -2 +1, और इस पे कितना? -1। इस टाइप से सब करके देखिए, +5 +3 -2, इस पे कितना होना चाहिए? +2। दिस इज -6 +3 -3, इस पे कितना होगा? +3। तो अब ओवरऑल चार्ज कॉम्प्लेक्सेस पे 0 नहीं हुआ, दैट मीन्स अब ये एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो टोटल आइसोमर्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 आइसोमर्स फॉर्म हुए हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। कब? जब डिफरेंट मेटल है आपका और डिफरेंट आयंस। तो समझ में आ गया आपको? इस टाइप से आप इन्हें कैलकुलेट कर सकते हो और कॉम्बिनेशन बना के देखना पॉसिबल है कि नहीं है। आई डोंट थिंक कि और कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे, ठीक है। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से नोट डाउन करो बच्चे। चलिए, सो नेक्स्ट वन इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चर के 4 टाइप्स थे मेन, आपके सिलेबस में कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वन इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म किसकी वजह से था? डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और लिगेंड्स अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन इन स्पेस। स्पेशियल अरेंजमेंट अगर डिफरेंट हो जाए तो आपको
नया आइसोमेरिज्म मिला, दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। लिख लीजिए इसे, अभी बताया था आपको पहले, जल्दी से लिखिए। दिस इज ड्यू टू डिफरेंट पोजीशन एंड अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड इन स्पेस। दिस इज ड्यू टू डिफरेंट arrangement of ligands in space around central metal ion, ओके। इसको भी हम ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। सो फर्स्ट वन इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, and the next one is optical isomerism, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होगा, ये ब्रॉडली 2 टाइप्स का हो सकता है, सिस एंड ट्रांस। इसमें क्या होगा, when same type of ligand occupy adjacent position, then this arrangement is called cis. When same type of ligand occupy adjacent नहीं, opposite position पे रहो, are arranged opposite to each other, उस अरेंजमेंट को आप क्या बोलेंगे, ट्रांस। When same type of ligand are arranged opposite to each other, तो आप उस पोजीशन को क्या बोलोगे, ट्रांस। और जब सेम साइड हो तो सिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका किस में होता है, जनरली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। अब देखो हम क्या करेंगे, मेन जो है हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 3 भी होता है, बट मेन क्या है आपके पास, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कौन कौन सी 2 ज्योमेट्रीज बनती है, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में एक ही ज्योमेट्री पॉसिबल है, विच इज ऑक्टाहेड्रल। सो आई होप आपको इनका अरेंजमेंट पता होगा। टेट्राहेड्रल क्या होता है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं हम लोग, और आपको आता भी होगा बेटा। देखो ये होता है टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, इस टाइप से अरेंजमेंट, ये टेट्राहेड्रल है। अब आप इसे चाहे ऐसे करें, चाहे ऐसे करें, चाहे ऐसे करें, हर बार टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ही रहेगा। तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट स्क्वायर प्लेनर, यानी कि एक ही प्लेन में हो। ऑक्टाहेड्रल याद है, एक अबव एक बिलो, वो अगर नहीं है तो क्या बनता है, स्क्वायर प्लेनर बनता है। और ऑक्टाहेड्रल क्या बनता है, ऑक्टाहेड्रल आपके पास ये वाला अरेंजमेंट, दिस इज ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट। 4 लिगेंड्स इन प्लेन, 1 अबव द प्लेन एंड 1 बिलो द प्लेन। इन दोनों को अगर हटा दोगे तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर प्लेनर बन जाएगा। तो ये 4 कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री है हमारे पास। कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री है मेन 3 हमारे पास, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर एंड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब देखिए जो हमारा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करती है। टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स डू नॉट शो जीआई, दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्यों? बिकॉज ये जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, इसमें हर एक लिगेंड की पोजीशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सेम होती है, चेंज नहीं होती। तो आप सिस ट्रांस डिसाइड नहीं कर सकते। तो आप क्या लिखेंगे, टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिकॉज ऑल 4 पोजीशन आर इक्विवेलेंट। लिख लीजिए यहाँ नोट बना के, टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स कौन से होते हैं, टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, sp3, डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम इसके बाद क्या लिखने वाले हैं, GI लिखने वाले हैं. डू नॉट शो GI बिकॉज ऑल 4 पोजिशंस आर इक्विवेलेंट. ये सब इक्विवेलेंट पोजिशन है, तो आप एक दूसरे के रेस्पेक्ट में स्टडी नहीं कर सकते हो. तो बचे कौन, स्क्वायर प्लेनर एंड ऑक्टाहेड्रल. तो इन्हीं की डिटेल हम स्टडी करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. इसे नोट डाउन कर लीजिए. अब हम स्क्वायर प्लेनर के बारे में पढ़ने वाले हैं. अब देखिए वन बाय वन हम सारे क्वेश्चंस देख लेंगे. क्या है, GI इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस. स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या, 4. अरेंजमेंट कैसे होता है, मेटल, ये 4 लिगेंड्स एक प्लेन में अरेंज होते हैं. ओके, अब देखिए, अब हम क्या करने वाले हैं कि ये जो लिगेंड है पहले मेटल होगा, और कौन कौन से कोऑर्डिनेशन नंबर 4 करते हैं लिगेंड. तो ठीक है, मेटल कौन कौन से कोऑर्डिनेशन नंबर 4 शो करते हैं जनरली. निकल कभी कभी दिखा देता है, जिंक दिखाता है, कॉपर 4 शो करता है, प्लेटिनम पैलेडियम 4 शो कर देते हैं. जनरली यही मेटल आपको मिलने वाले हैं. तो मेटल के साथ क्या होगा, लिगेंड. अब लिगेंड की टाइप को मैं ABCD इस टाइप से लिख सकती हूँ. लिगेंड को आप कैसे शो करोगे, ABCD इस टाइप से. अगर चारों लिगेंड सेम है यानी कि A4. क्लियर है, ये इसलिए समझा रही हूं ताकि क्लियर हो जाए प्रॉपरली. तो अब आपने क्या किया, वन बाय वन आप इनको पढ़ते जाइए. मान लीजिए आपके पास कॉम्प्लेक्स है PtCl4 -2, PtCl4 -2. तो आप कैसे लिखेंगे इसे, M, लिगेंड को मान लो A. अब लिगेंड कितने हैं, 4, यानी कि सारे लिगेंड 4 के 4 लिगेंड्स एक जैसे हैं. कौन से, क्लोरो. तो हम इसे Ma4 लिख सकते हैं. तो अगर Ma4 टाइप का कोई स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है तो आप इसे कैसे बनाएंगे, चारों लिगेंड ही सेम है, तो क्या किसी की पोजीशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देख सकते हो, नो. सो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ Ma4 टाइप डू नॉट शो GI, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते. अब वन बाय वन इन्हें चेंज करते जाइए. दूसरी कैटेगरी क्या है कि आपने एक चेंज कर दिया, Ma3B. मान लो आपने क्या कर दिया, PtCl3NH3. ये लिगेंड ले आए. अब आप चार्ज बैलेंस कर लेना, कितना है इस पे, +2, और PtCl4 ये था +-4, ये +2 तो -2. ओके, ये -3 +2 तो -1. ठीक है, इस टाइप से लिख सकते हो. ये कॉम्प्लेक्स है आपके पास, यानी कि 3 लिगेंड एक जैसे हैं, एक लिगेंड डिफरेंट है. तो आप इसे Ma3 भी लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, MAB3. एक की तो बात है दोनों. तो अगर इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस हैं स्क्वायर प्लेनर, तो क्या वो शो करेंगे, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिस भी आ रहा है, ट्रांस भी आ रहा है. तो कुछ इससे कंक्लूजन निकल पाया, नो. तो MAB3 टाइप वाला भी कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता. तो पहले तो ये देखिए कि सिस और होता क्या है, सिस ट्रांस. चलो नेक्स्ट एग्जांपल से देखते हैं. नेक्स्ट होगा MA2B2. MA2B2. मान लीजिए आपके पास है PtCl2NH3 का होल ट्वाइस, PtCl2NH3 का होल ट्वाइस. आप इसे दो तरह से कैसे लिख सकते हैं, देखिए आपने क्या लिखा, Pt, एक बार Cl सेम साइड, NH3 ये लिखा. और अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं, PtCl NH3. आप पहचानेंगे कैसे, एक दूसरे की साइड वाली पोजीशन वो सब सिस होता है, एडजेसेंट पोजीशन है ये वाली, ये सब एडजेसेंट पोजीशन है, और जो अक्रॉस द बॉन्ड हो वो होती है ट्रांस पोजीशन. अब देखो ये Cl इस Cl के कहाँ है, एडजेसेंट पे है, तो आप इसे क्या बोलोगे, सिस. ये Cl इस Cl के क्या है, अक्रॉस द वो है मेटल, दैट इज ये कौन सी पोजीशन है, ट्रांस. तो ये होता है सिस फॉर्म, ये होती है ट्रांस फॉर्म. तो अगर मेटल है Ma2B2 टाइप,
तो वो दो टाइप के आइसोमर्स फॉर्म कर सकता है, सिस एंड ट्रांस। और ये वाला आपका मेन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है सिस्प्लेटिन। दिस इज सिस्प्लेटिन, दिस इज एन एंटी कैंसरस ड्रग। एंटी कैंसर ड्रग की तरह काम होता है सिस्प्लेटिन। ट्रांस फॉर्म यूज नहीं होती, सिस फॉर्म यूज होती है। क्लियर है? तो MA2B2 टाइप भी क्या शो करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इससे दो पहले जो भी थे वो शो नहीं कर रहे थे। अगर आप क्या लिखते हैं MA2BC, यानी कि मान लो आपने क्या लिखा MPTCl2NH3PY, ये है आपके पास लिगेंड जिसमें क्लोरीन क्लोराइड दो है, एक अमीन है, एक पिरिडीन है, MA2BC टाइप। तो क्या ये शो कर सकते हैं? अगर आप A को एक साइड रख दो, और दूसरी पोजीशन क्या हो सकती है? ये दोनों A एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट है। तो जब एडजेसेंट है तो क्या होगा? सिस। अब एक दूसरे के अपोजिट है तो क्या हो जाएगा? ट्रांस। तो MA2BC टाइप वाले भी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। रिपीट करूं एक बार। देखो हम वन बाय वन ना लिगेंड को लिखते जा रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होना चाहिए। तो हमने क्या किया? चारों लिगेंड एक जैसे ले लिए, PTCl4-2, दैट इज MA4 टाइप। तो जब सारे ही लिगेंड एक दूसरे के एक जैसे हैं तो कोई सिस ट्रांस तो होगा नहीं भाई, इसके सिस भी है ट्रांस भी है। तो कुछ कंक्लूजन निकला? नो। तो नो GI, कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉर्म नहीं होगा। अब आपने क्या किया? एक लिगेंड हटा के दूसरा लिगेंड ले आए, MAB3 टाइप और MA3B टाइप। इसमें क्या होगा? ये तीन लिगेंड है, एक डिफरेंट है। अभी भी कोई कंक्लूजन नहीं निकला। A सिस भी है ट्रांस भी है, तो कोई कंक्लूजन नहीं निकला। तो ये वाली भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉर्म नहीं करते। कौन शो करता है? जब एटलीस्ट दो तो आपके पास एक जैसे हो, एटलीस्ट 2। तो आपने क्या किया? MA2B2 टाइप, दैट इज PTCl2NH3 का होल ट्वाइस। इसमें ClCl सेम साइड तो सिस, ClCl अपोजिट साइड तो ट्रांस। और अगर आपने MA2BC टाइप रखा तो भी आप सिस ट्रांस फॉर्म कर सकते हो इस टाइप से। इसे नोट डाउन कर लीजिए बच्चे। अब आपको क्या करना है? और कोई अरेंजमेंट पॉसिबल है? देखो 4 लिगेंड्स हैं आपके पास। देखो रटवाने की जरूरत नहीं है बेटा, नहीं बुक में जो लिखा है सच में बना के आपको खत्म कर सकती हूँ 1 घंटे में, आधे घंटे में टॉपिक। बट वो सब नहीं करने वाले हैं, रटना नहीं है, हमें समझना है। हमने क्या किया? MA4 सारे लिगेंड एक जैसे। अब हमने क्या किया? एक को चेंज किया तो ये बना, या तो AB3 बना या A3B बना। अब हमने दो को चेंज कर दिया तो A2B2 या फिर MA2BC ये बना। अब और तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि फिर दोबारा से घूम के आ जाएगा। अब हमने क्या किया? चारों लिगेंड्स को डिफरेंट ले लिया, MABCD। चारों के चारों लिगेंड्स कैसे हैं? डिफरेंट है, MABCD। जैसे कि अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स आया PTCl PY BRI, मान लो ये लिगेंड है, प्लेटिनम से क्या अटैच्ड है? Cl PY Br NH3, मान लेते ये है। तो ये कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल हो गया +2 -2। ये लिगेंड आया आपके पास, ये 4 लिगेंड्स है, चारों के चारों कैसे डिफरेंट है। प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है, इतना तो श्योर होगा कि स्क्वायर प्लेनर होगा। ओके, तो अब देखिए 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में। अब आपको देखिए क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं? तो देखो कैसे करेंगे। अब हम इन्हें ABCD लिख देते हैं, ABCD MABCD। तो आपको क्या करना है? एक की पोजीशन फिक्स कर लीजिए, A फिक्स कर लिया आपने। अब इसके अगेंस्ट जो है ना पोजीशन चेंज करो, BCD। और क्या हो सकता है? CPD। और क्या हो सकता है? DCB। ये 3 पॉसिबल हो गया आपके पास। अब आपको क्या करना है? देखिए इस टाइप से अरेंज कर सकते हो ना, एक को फिक्स कर दिया A को और बाकी चेंज कर दिए। अब आपको देखना कैसे है, एक और पकड़ लो, चाहे C देख लेते हैं, चलो C को पकड़ लेते हैं। इसमें A और C एक दूसरे के क्या है? अक्रॉस द टेबल है, अक्रॉस द मेटल है, तो आप इसे क्या मान लोगे? ट्रांस मान लोगे। इसमें A और C क्या है? एडजेसेंट।
इसमें भी ए और सी क्या है, एडजेसेंट, तो ये क्या होगी, सिस फॉर्म। तो कितनी सिस फॉर्म हुई, 2 सिस फॉर्म, और ट्रांस फॉर्म कितनी हुई, 1। तो टोटल कितने जीआई बने, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बने, 3। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, कि जब आपके पास 4 डिफरेंट लिगेंड्स होंगे एंड एबीसीडी टाइप, पीटी, सीएल, पीवाई, बीआर, एनएसटी, कुछ भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं ये लिगेंड हो, नए लिगेंड भी आ सकते हैं, बस आपको ये देखना है कि ये लिगेंड डिफरेंट होने चाहिए। तो कितने टाइप के पॉसिबल आइसोमर्स है, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। आपको क्या करना है, ए को फिक्स कर दो, ए हर जगह फिक्स है। अब बीसीडी, अब इसके अगेंस्ट जो पोजीशन है ना पैरेलल अक्रॉस वाली, उसमें पोजीशन चेंज करो, एक बार सी आएगा, एक बार बी आएगा, एक डी आएगा। इतना क्लियर है, ड्रॉ तो कर लिए। अब किसी और के रिस्पेक्ट में आप बी को भी देख सकते हो, जरूरी नहीं सी को देखो, बी को भी देख सकते हैं। देखो ये दोनों पोजीशन एडजेसेंट पोजीशन है, तो ए और सी कैसी है, ट्रांस, ए और सी कैसा है, सिस, ए और सी कैसा है, सिस। तो ये 2 सिस फॉर्म होंगी और एक ट्रांस फॉर्म होगी। क्लियर है। अब नेक्स्ट है, ये तो था सारे के सारे यूनिडेंटेट लिगेंड। अगर आप बाइडेंटेट लिगेंड देख लेते हैं तो क्या पॉसिबल होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, अगर आपने क्या ले लिया है, इसका सेकंड केस है, अगर बाइडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट है, बाइडेंटेट, बाई मतलब 2 डोनर साइड्स हो, यानी कि एक तो सपोज आपने क्या ले लिया, CH2 याद नहीं है, बना देते इथिलीन डायमीन, NH2 ये कैसा है, सिमेट्रिकल है। देखो ये भी NH2 है, ये भी NH2 है, CH2, यानी कि दोनों कैसी है, डोनर साइड एक जैसी है और बीच में भी क्या है, सिमेट्रिकल लिगेंड है। तो सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, तो आप इसे क्या लिखते हो, डोनर साइड ए, डोनर साइड ए 2 टाइप, बिकॉज दोनों ही डोनर एटम क्या है, सेम है। तो सिमेट्रिकल बाइडेंटेट को कैसे लिखते हो, ए 2 टाइप। मान लो आपके पास ग्लाइसिनेटो है, ग्लाइसिन क्या होता है, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड CH2 NH2 COOH, ग्लाइसिनेटो मतलब चार्ज है ये। तो इस टाइप में अगर लिगेंड है, यानी कि CH2 NH2 COO-, तो एक बार अगर ये मेटल से बाइंड होगा तो एक पोजीशन से तो NH2 से बाइंड है और एक पोजीशन से क्या है, O से बाइंड है, ठीक है, ऑक्सीजन से बाइंड है। तो ये दोनों क्या सेम डोनर एटम है, नो। तो आप एक को बोल दोगे A, एक को बोल दोगे B, तो आप ये बन जाएगा AB2 AB टाइप, और ये क्या बन गया, AA टाइप, दोनों एटम सेम है तो AA टाइप, डिफरेंट है तो AB टाइप। ये क्लियर हुआ। इस तरह से हम इन्हें नोट डाउन करने वाले हैं। तो अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस है तो आप क्या होंगे, 2 केसेस बनेंगे, MAA2 टाइप एंड MAB2 टाइप। अब मैंने 2 क्यों लिखा, क्योंकि बाइडेंटेट लिगेंड एक ही किसकी तरह काम कर रहा है, 2 की तरह, तो टोटल 4 कोऑर्डिनेशन नंबर इसी से कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि सपोज यू हैव PT EN का होल ट्वाइस +2 एंड PT GLY ग्लाइसिनेटो का होल ट्वाइस। एक ग्लाइसिनेटो पे -1 चार्ज, तो 2 पे -2, ये +2 बैलेंस हो गया, इस पे +2 चार्ज है। तो इन दोनों में से देख के मुझे फटाफट बताइए कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। सपोज इसे ड्रॉ करते हैं M, तो पूरा ड्रॉ नहीं करके हम क्या करेंगे, डोनर एटम बना लेंगे, NH2 इसे ऐसे कनेक्ट कर दें, NH2 इसे ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, PT। तो ये तो सब पोजीशन सेम हो गई ना, तो कोई GI शो करेगा, नो, कोई GI शो नहीं करेगा। अगर AB2 टाइप है, सपोज PT, ग्लाइसिन में एक क्या है, NH2 और एक क्या है, O, बाकी को आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। दूसरी साइड में क्या है, NH2 और O। देखिए NH2 सेम साइड है, देखो एडजेसेंट पोजीशन पे, तो आप इसे क्या बोल सकते हो, सिस। तो दूसरी पोजीशन भी हो सकती है ट्रांस, तो कैसे बनाएंगे, PT NH2 O NH2। ऑक्सीजन NH2 क्या है, एक दूसरे के अपोजिट साइड है, तो आप इसे बोलते हो ट्रांस। तो कौन कौन से आइसोमर्स क्या हैं, कौन कौन से टाइप जो हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के,
ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, इसे नोट डाउन कर लो पहले पॉज करके, फिर एक समरी लिख देते हैं हम लोग। जल्दी बताइए, Ma4 कर रहा था, नो। Ma3B कर रहा था, नो। MaB3 कर रहा था, नो। Ma2B2 कर रहा था, यस। Ma2BC कर रहा था, यस। ये तो 5 केस हो गए। MABCD कर रहा था, यस। अगर बाइडेंटेट की बात करें, MAA 2 टाइप कर रहा था, नो। MAB 2 टाइप कर रहा था, यस। तो ये थी समरी कि ये वाले शो करते हैं, ये वाले शो नहीं करते। तो बेटा आज हमने क्या पढ़ा, आइसोमेरिज्म की जनरल आपके बारे में पढ़ा कि शुरुआत कैसे हुई कि दो कंपाउंड जिनकी फॉर्मूला सेम हो बट एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट हो। तो आपने क्या किया, पहले तो स्ट्रक्चर पढ़ लिए, फिर स्टीरियो। स्टीरियो में हमने पहले टॉपिक कवर किया है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का, जिसमें मेनली क्या है, सिस ट्रांस। तो पहले हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया, ठीक है। ज्योमेट्रिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया। टेट्राहेड्रल तो शो करते ही नहीं है, स्क्वायर प्लेनर में ये शो करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल, जो मैं नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊंगी, दैट इज नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए आज के लिए इतना ही।